नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी में गजब हाल चल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे आए, 13 में से सिर्फ 2 सीटें मिली। और तब फिर सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि क्या अब मोदी जी का चेहरा चुनाव जिताने की गारंटी नहीं बचा। मंथन चल रहा है अलग अलग जगह कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव है, क्या वहां भी डिब्बा गोल हो जाएगा। देश के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं श्रवण गर्ग जी। एक ऐसे पत्रकार हैं आपातकाल में जिन्होंने जेपी के संग भी काम किया, बहुत बड़े बड़े अखबारों के देश के संपादक रहे, कई किताबें लिखी, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, क्रांतिकारी कविताएं लिखते हैं। और जब वो बोलते हैं तो गंभीर चिंतन के साथ बोलते हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया उनको सुनती है। मैंने उनसे बातचीत करी, मैंने उनसे समझने की कोशिश करी कि जो उत्तर प्रदेश में घमासान चल रहा है, योगी आदित्यनाथ को हटाने को, केशव मौर्य को लाने को, क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक साजिश की जा रही है? ठाकुर होने की, पिछड़ों का विरोधी होने की, एक एक करके पूर्व मंत्री, विधायक बगावत भरे बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई, इशारों इशारों में तीर छोड़े गए एक दूसरे के ऊपर, संगठन ज्यादा बड़ा होता है, हमारे नाम मतदाता सूची से कटा दिए गए, तरह तरह की बातें जेपी नड्डा के सामने आई। क्या योगी को हटाना आसान होगा? क्या योगी के हटाने से भाजपा मजबूत होगी या भाजपा बिखर जाएगी? और ऐसी साजिशों का होगा क्या? क्या 3 राज्यों के बाद फिर मोदी का चेहरा हटा के किसी दूसरे चेहरे को लाया जाएगा? बहुत दिलचस्प बातचीत है। मैं चाहूंगा कि आप पूरी बातचीत सुने। उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करें, नीचे बटन है। और जरूर बताएं कि बातचीत कैसे लगी। चलते हैं श्रवण गर्ग जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रवण गर्ग जी। राजनीति का बहुत लंबा अनुभव है आपको, और इस समय हम देश की और खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति की आज आपसे चर्चा करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये जो 13 उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उसने पूरा सीन सा बदल दिया। और एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब हरियाणा है, महाराष्ट्र है, उसके बाद झारखंड है। और जो आज के हालात हैं, तीनों बीजेपी के हाथ से निकलते हुए दिख रहे हैं। अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अगर ये तीनों राज्य चुनाव बीजेपी हारती है, तो क्या ये साफ हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा अब चुनाव जिताने वाला नहीं रहा? इन हालातों में क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकती हैं? पार्टी के अंदर विद्रोह हो सकता है? बीजेपी का भविष्य कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, मैं दो तीन चीजें बहुत जो मेरे दिमाग में है मैं आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। अगर कोई कहता है कि चेहरा है तो वो गलत कहता है। मतलब चेहरे से मेरा मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अखिल भारतीय स्तर पर स्वीकार्यता हो और जिसको उत्तर से दक्षिण तक, मतलब तमिलनाडु, केरल तक लोग जानते हों और पूरब से पश्चिम तक जिसको जानते हों, जिसका चेहरा परिचित हो। इसलिए मैं एक तो इस गलतफहमी से मैं रहता नहीं हूं कि वो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा है। उसका बुनियादी कारण ये है कि नरेंद्र मोदी ने किसी चेहरे को पैदा होने ही नहीं दिया। नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका ये है कि गुजरात में भी उन्होंने अपना कोई विकल्प नहीं बनने दिया और दिल्ली आ गए गुजरात छोड़ के, तो भी उन्होंने वहां कोई विकल्प नहीं बनने दिया। तो नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही तानाशाही पूर्ण तरीका है कि उनके अलावा कोई दिखता नहीं है, होना नहीं चाहिए। और इसीलिए उन्होंने पिछले 10 सालों में जो जो उनके लिए चुनौती बन सकते थे सबको समाप्त किया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को खत्म कर दिया उन्होंने। अब ये शिवराज सिंह को जो सम्मान दे रहे हैं वो मजबूरी के कारण दे रहे हैं। वो जब मध्य प्रदेश में नेता का चुनाव होना था विधानसभा के
विधायक दल के, या चुनाव के बाद जिस तरह से शिवराज सिंह को अपमानित किया गया, चुनाव प्रचार के दौरान किया गया, वो अपने आप में एक बड़ी कहानी है। तो इसलिए एक तो आपका ये सवाल है कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है क्या, पहला तो ये। दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि 2029 तक मैं कोई, ये जो वर्तमान सरकार है इसको कोई चुनौती नहीं मानता हूं। ये नहीं मानता हूं कि ये चली जाएगी, ये कमजोर होगी और लगातार कमजोर होती जाएगी। ये जो 13 सीटों पर उपचुनाव हुए 7 राज्यों के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। एक सीट हिमाचल की मिली है उनको, और एक सीट और जो कोई मिली है, मैं मध्य प्रदेश, मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश की अमरवाड़ा की मिली है। अमरवाड़ा की सीट को मैं कोई उपलब्धि नहीं मानता, और हिमाचल की सीट जो मिली है शायद हमीरपुर की मिली है, उसको भी कोई मैं बिल्कुल। उपलब्धि नहीं मानता। मैं उपलब्धि कुछ अलग मानता हूं। अलग ये मानता हूं कि लोकसभा चुनाव में हिमाचल की सारी सीटें बीजेपी को मिल गई थी, 4 की 4, 5 की 5, 4 की 4 सीटें। ये कांग्रेस ने फिर से दिखा दिया कि वो, आपने कांग्रेस को खत्म नहीं कर सकते वहां से, और वो मुख्यमंत्री की पत्नी भी जीत गई वहां से। उत्तराखंड में आपने पांचों की पांचों सीटें जीती थी। ये जो बड़ी हार है मंगलौर की, हरिद्वार जिले की जो सीट है, और बद्रीनाथ की जो सीट है, मंगलौर सीट पर एक मुस्लिम कैंडिडेट जीता है, और हरिद्वार तो बहुत ही तीर्थ स्थल है, वहां बीएसपी का कैंडिडेट भी खड़ा हुआ है, वो भी मुस्लिम है। ये टोटल रिजेक्शन है। ये जो इलेक्शन है, चारों सीटें तमिल बंगाल की, एक सीट तमिलनाडु की। दूसरा बड़ा धक्का लगा है वो ये कि बिहार में जेडीयू का कैंडिडेट हार गया, और वहां शंकर सिंह नाम के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गए। सत्तारूढ़ दल है जेडीयू वहां, और रुपोली सीट पर हार एक बड़ी हार है। तो इसलिए लोकसभा चुनाव में भी बिहार में करीबन 9-10 सीटें विपक्ष को चली गई टोटलिटी में, जिसमें कांग्रेस की 3 भी हैं, राष्ट्रीय जनता दल भी है, सीपीएम भी है, और भी हैं। तो इसलिए ये जो उपचुनाव है, ये लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं उसका कंफर्मेशन है कि लोकसभा चुनाव में कोई लोगों ने या मतदाताओं ने गलत फहमी में वोट नहीं दिया था विपक्ष को, सोच समझ के दिया था, और ये उसकी पुष्टि हो रही है, जो कंफर्मेशन है। और आपको जो 2 सीटें मिली हैं, वो बहुत, आपको, आप उसको उपलब्धि नहीं है आपकी कोई। अब जो तो ये उपचुनाव होंगे, यूपी में 10 हैं। यूपी में 10 सीटें हैं, वो अखिलेश के लिए भी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, और योगी आदित्यनाथ के लिए भी महत्वपूर्ण है। वो सीटें वो हैं उपचुनाव की जहां लोग पार्लियामेंट के लिए चुने गए हैं, संसद के लिए चुने गए हैं, और उनको विधानसभा की सीटें खाली करनी पड़ी हैं। ज्यादातर सीटें वो हैं, शायद एक को छोड़कर। उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है, और अखिलेश के लिए भी चुनौती है, और बाबा के लिए भी चुनौती है कि वो, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की 10 सीटें के चुनाव
इस लाइट में होंगे कि योगी आदित्यनाथ आगे रहें कि नहीं रहें। इसमें एक जो उल्लेखनीय पेज कई बार रहता है वो ये रहता है कि अगर केंद्र तय कर ले कि बाबा को हटाना ही है और हार का ठीकरा फोड़ना है, तो कई बार ये भी होता है कि कुछ सीटें जानबूझ करके भी हारी जाती हैं या अपने ही कैंडिडेट्स को हराया जाता है। मतलब किसी बड़ी उपलब्धि के लिए छोटी चीजों का त्याग किया जाता है। मतलब ये राजनीति में होता है कि बीजेपी का आला कमान, मतलब बाबा तो कोशिश करें 10 सीटें जीतने की, पर दिल्ली की रुचि उतनी नहीं हो कि वो पूरा जोर लगाए या पूरे संसाधन दे और बाबा को हटाने का एक एक्सक्यूज, जिसको कहना चाहिए, प्राप्त करे। तो ये मेरा थोड़ा सा एक एनालिसिस है। शिवर जी, आज बीजेपी की कल लखनऊ में राज्य स्तर की जो मीटिंग है उनकी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। हार के कारण क्या है, लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी तरह यूपी में हारी, इसका मंथन होना था। लेकिन संकेतों संकेतों में एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन इंपॉर्टेंट है। कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे मतदाता सूची से नाम कटवाए गए। सरकार इनकी, मुखिया योगी आदित्यनाथ, तो नाम कटवाने का आदेश जो निचले स्तर के अफसर है वो सरकार के एक हिस्सा होते हैं। इशारों इशारों में एक दूसरे पे बाढ़ छोड़े गए। योगी आदित्यनाथ कैंप का मानना यह है कि टिकट हमारी मर्जी से नहीं दिए गए, थोपे गए टिकट। और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बहुत बारीक सी साजिश तैयार हो रही है। पहले एक पूर्व मिनिस्टर हैं मोती सिंह, उन्होंने कहा कि इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी देखा नहीं, रिकॉर्ड टूट गया भ्रष्टाचार का। जौनपुर के बदलापुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि केंद्र दखल दे वरना हम 2027 में आएंगे नहीं। उससे पहले मोदी सरकार में मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख दी कि आपके जो नौकरियों में भर्ती हो रही है इसमें पिछड़ों और दलितों को जानबूझ के भर्ती नहीं कराया जा रहा है। एक षड्यंत्र ऐसा पहले भी हुआ था, जब विधानसभा में 100-150 विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। लोग ये मान रहे हैं, पॉलिटिकल खेमे में चर्चा है, ब्यूरोक्रेसी में चर्चा है, कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फिर वैसा ही माहौल बनाने की प्लानिंग की जा रही है कि विधायक इकट्ठे हों किसी मुद्दे पर और 50-100 विधायक इकट्ठे होके बैठ जाएं कि हमें नहीं स्वीकार है। और इस स्थिति में दिल्ली कहे योगी जी से कि आप संभालो इन विधायकों को। और ये बात सब जानते हैं, चूंकि विधायकों के मन के काम नहीं हो पाते। ये बात भी सही है कि नौकरशाही बहुत बुरी तरह से हावी है। और तब प्लानिंग है कि उत्तर प्रदेश में अगर 50-100 विधायक नाराज हो गए तो योगी आदित्यनाथ मैनेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि विधायक उनके साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ से कहा जाता है कि आप दिल्ली आ जाइए, शिफ्ट हो जाइए, और योगी आदित्यनाथ दिल्ली नहीं जाएंगे। ये भी उनके नेचर को जान देखकर सब मानते हैं। इन स्थितियों में योगी आदित्यनाथ की बगावत क्या बीजेपी झेल पाएगी, क्योंकि हिंदुत्व का वो एक बड़ा चेहरा हो गया है। जो हिंदुत्व के उग्र वोट बैंक हैं वो मोदी से ज्यादा योगी पे यकीन करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी हार का कारण ये भी है कि एक ये बात बड़ी प्रचारित हो गई थी कि जीते 300 सीटें आई तो योगी को हटा दिया जाएगा। ठाकुर समुदाय के लोगों ने वोट नहीं किया, काफी सारे ऐसे लोग जो योगी को सपोर्ट करते थे उन्होंने वोट नहीं किया। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं, इस तरह ऊंची जाति की बात कह के किसी पिछड़े या दलित को सीएम बनाने की जो चर्चाएं चल रही हैं, इनमें कोई दम होगा? और क्या योगी आदित्यनाथ को छेड़ा गया तो बीजेपी कुल्हाड़ी पे पैर नहीं दे मारेगी, या फिर आसानी से ये फायदेमंद रहेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि अब 2-2.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव की पूरी तैयारी शुरू हो जाएगी। 2027 में यूपी में चुनाव है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैंने मोती सिंह जी का वीडियो देखा, मैंने अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी देखी। जिस आदमी को आंख नहीं हो और कान नहीं हो वो भी समझ सकता है कि ये दोनों चीजें, और जो जौनपुर वाली है वो भी सब प्रेरित है। वो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि केंद्र के बगैर इशारे के वो इस तरह की चिट्ठी लिख सके या इस तरह के वक्तव्य दे सके कि भ्रष्टाचार और तमाम चीजें। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो लखनऊ में जो परिवर्तन हुए
चीफ सेक्रेटरी लेवल पर जो या और जो नियुक्तियां की योगी जी ने बगैर दिल्ली की सहमति के, दिल्ली को नाराज करके जो उन्होंने किया, और तमाम चीजें जो इनको हटाया गया, वो जो कर रहे हैं अब वहाँ जो नियुक्त किया उनके खिलाफ कर रहे हैं। देखिए, मैं जो मोटे तौर पर समझता हूँ वो ये समझता हूँ कि योगी जी को हिंदुत्व की लॉबी का पूरा समर्थन प्राप्त है, जिसमें भागवत भी शामिल है। भागवत साहब का जो गोरखपुर प्रवास था, और योगी जी भी वहाँ उस समय थे, और सबसे ज्यादा चर्चा ये चली थी कि योगी और भागवत की मुलाकात हुई कि नहीं, बात हुई कि नहीं, मिले कि नहीं। और फिर ये सुना गया कि भागवत साहब ने योगी जी को बुलाया नहीं मिलने के लिए। ये तमाम बातें हुई। मेरा ऐसा मानना है कि योगी और भागवत को मिलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जूम पे बात कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। मुद्दा केवल ये है कि संघ का मोदी जी से मोह भंग हो गया है, और ये काफी पहले हो चुका है। कर्नाटक चुनाव के तत्काल बाद, जब वो कर्नाटक में हार हो गई थी, उसके तत्काल बाद फिर आपने देखा कि अभी लोकसभा चुनाव में 5वें चरण के मतदान के ठीक पहले नड्डा जी का बयान आया, एक दिन पहले, कि संघ के साथ, वो जो बयान नहीं है, वो इंटरव्यू जो था उनका इंडियन एक्सप्रेस के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि संघ के साथ संबंधों को परिभाषित किया कि संघ अपना काम करे, वैचारिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये था कि पॉलिटिक्स में या संघ, बीजेपी की जो राष्ट्रीय नीति है उसमें संघ का हस्तक्षेप अब बर्दाश्त नहीं होगा। संघ का मानना है कि ये जो हारें हो रही है लगातार, उसका बेसिक रीजन मोदी जी हैं। और संघ का ये भी मानना है कि हो सकता है, मानना है नहीं बोल रहा हूं मैं, हो सकता है कि अगले चुनाव तक 2029 तक बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और संघ को सबसे ज्यादा डर जो लगता है राहुल गांधी से लगता है, कि वो सबसे पहले संघ पर आक्रमण करेंगे अगर सत्ता में आ गए तो। जब इंडिया अलायंस आ गया, पहला आक्रमण संघ पर होगा, सबसे पहला। और संघ के खत्म होने का मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बीजेपी, संघ जो है वो केंद्र में सत्ता को इसलिए बचाना चाहता है कि बीजेपी को इसलिए बचाना चाहता है कि संघ को बचना जरूरी है। संघ की रुचि व्यक्ति में नहीं है, संघ की रुचि संघ में है और बीजेपी में, हिंदुत्व में है। क्योंकि बीजेपी के सत्ता से जाने का मतलब है कि हिंदुत्व पर जो इतना बड़ा काम हुआ है अभी तक, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इन्होंने, संघ का एक उम्मीदवार शिवराज सिंह थे, शिवराज सिंह को बारीकी से इन्होंने केंद्र में ले लिया, और वो चले भी आए। वो विद्रोह नहीं कर पाए, मना नहीं कर पाए। आपको याद हो तो विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद शिवराज सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, पब्लिकली कहा था। उनसे जब पूछा गया आप दिल्ली जाएंगे, तो बोले मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अब होंगे, शिवराज सिंह की कई फाइलें होंगी, कुछ होगा, कई बार ऐसा भी होता है, व्यापम घोटाला है और भी कई घोटाले हैं, तमाम चीजें हैं। तो इतने लंबे सालों तक शिवराज सिंह सत्ता में रहे हैं, तो मोदी जी को पता है कि कैसे हैंडल करना। योगी आदित्यनाथ पर वो हाथ नहीं डाल सकता केंद्र, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर कोई आरोप नहीं है इस तरह के, जिस तरह के और लोगों पर हो सकते हैं। इसलिए
योगी आदित्यनाथ को ये उस तरह से नहीं हटा पाएंगे जैसे गुजरात में फोन पर रूपाणी को बोल दिया, विजय रूपाणी को, कि तुम इस्तीफा दे दो, और उन्होंने दे दिया और पूरा मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया वहां। या मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि मोहन यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, तो मोहन यादव हो गए, या छत्तीसगढ़ में साय हो गए, या राजस्थान में भजन लाल हो गए। उत्तर प्रदेश में यह संभव नहीं होगा। पहली चीज, बाबा दिल्ली नहीं जाएंगे, ये भी तय है। और आपने देखा था ना कि इन्होंने अपने वो जो शर्मा जी को भेजा था उत्तर प्रदेश, जो गुजरात से लाए थे और उनको अरविंद भेजा। शर्मा, अरविंद हाँ, शर्मा। अरविंद शर्मा। तो उसको लेकर कितना कॉन्फ्रंटेशन चला, आखिर तक चला। बाबा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और मोदी जी के पास खोने के लिए सब कुछ है। बाबा के साथ पूरा का पूरा साधु हैं, संत हैं, गोरखनाथ मठ है, शंकराचार्य हैं, सभी लोग हैं, हिंदुत्व के पूरी की पूरी ब्रिगेड है उनके साथ। और मोदी जी के साथ नहीं है, कोई भी नहीं है, शंकराचार्य भी नहीं है, हिंदुत्व भी नहीं है, राम मंदिर भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि योगी आदित्यनाथ को अगर हटाया गया तो बीजेपी की बची हुई सीटें भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो बचा है उत्तर प्रदेश में वो बाबा के कारण बचा है, और वही हिंदुत्व के कारण बचा है। जो सुन रहे हैं वो ये सुन रहे हैं कि किसी पिछड़े वर्ग के नेता को लाना चाहते हैं, ये उनकी काट के लिए। केशव मौर्य का नाम चलता है कि केशव हाँ, मौर्य केशव को। मौर्य का नाम चल रहा है, मान लीजिए केशव मौर्य का नाम चल रहा है। केशव मौर्य कुछ नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि अभी तक वो कुछ नहीं कर पाए। इतने समय से उनका, केशव मौर्य का कोई वहां योगदान नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी में नेता नहीं है कोई भी, मोदी जी के अलावा। और कांग्रेस में या इंडिया अलायंस में नेता ही नेता हैं, ढेर सारे नेता हैं, हर राज्य में नेता हैं। प्रत्येक, मतलब अगर नेता नहीं है इंडिया अलायंस में, केवल और केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। भूपेश बघेल ने थोड़ा लेट डाउन किया है, पर वहां मुझे लगता है कि जो सिंहदेव साहब हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको अगर मौका दिया जाएगा तो वो, उनकी छवि भी है, इमेज भी है, और वो अच्छे नेता भी हैं। गुजरात में अभी शक्ति सिंह काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, शक्ति सिंह गोहिल। उत्तर प्रदेश में तो आप देखिएगा कि प्रियंका और राहुल दोनों ही हैं, अखिलेश हैं, अजय सिंह हैं, बहुत बड़ी टीम हो गई है उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के पास। तो ये उत्तर प्रदेश में राहुल का जो रिटेन किया उन्होंने रायबरेली, उसका बेसिक रीजन ये है कि अखिलेश और राहुल मिलके ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश इस बार निपटाने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के घाटे को ये उत्तर प्रदेश से पूरा नहीं कर पाएगी बीजेपी, इनको और कहीं से पूरा करना पड़ेगा। पीके जो हैं प्रशांत किशोर, उनका जो बहुचर्चित इंटरव्यू है जो वायर के हमारे करण थापर के साथ, उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, और वो ये बात कही थी चुनाव के पहले कि बीजेपी को कम से कम 50 सीटों का नॉर्थ से नुकसान होगा, नॉर्थ और वेस्ट से। और वो हुआ। टोटल में कितनी सीटें, 63 सीटें गई। तो वो उनका अनुमान सही था कि 50 सीटों, पर उनका एक गणित गलत हो गया।
उन्होंने कहा कि इन सीटों की जो भरपाई है वो ईस्ट से और साउथ से हो जाएगी, वो नहीं हुई कि दक्षिण भारत से हो जाएगी। उनको उम्मीद थी कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र, उड़ीसा से इतनी सीटें मिल जाएंगी कि इनका यहाँ से जो नुकसान होगा वो भरपाई हो जाएगी। बीजेपी को पता था कि उत्तर प्रदेश में गड्ढा हो रहा है। उत्तर प्रदेश का गड्ढा जो अब हुआ है, जो अखिलेश ने पैदा किया है, वो भर नहीं पाएगा। और बीजेपी के पास गड्ढे भरने के लिए अब जगह नहीं है। अब गड्ढे बचाने पड़ेंगे उनको, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में बचाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं जो देख रहा हूँ बीजेपी का भविष्य, वो खतरे में देख रहा हूँ। ये अगर इधर चला जी। श्रवण जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, इस बीच में राहुल गांधी का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करने वालों की संख्या मोदी जी से ज्यादा राहुल को लेकर हो रही है। देश में राहुल का क्रेज बढ़ा है। तो ये राहुल का बढ़ता हुआ क्रेज, मोदी का घटता हुआ चेहरा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बगावत जैसी स्थिति, ये सब मिला के क्या बहुत ज्यादा खतरा अगले 1-2 सालों में नहीं हो सकता है मोदी के नेतृत्व को चुनौती देता हुआ? पार्टी के अंदर बगावत हो सकती है क्या? देखिए, अपने को गणित के हिसाब से चलना चाहिए, और गणित ये कहता है कि बीजेपी के सांसद जो हैं, 240 सांसद, वो डरे हुए हैं, और वो कोई उनमें से कोई टूटेगा ये कोई संभावना नहीं है। बस एक सेकंड रुकूंगा। कर्नाटक में एक दलित सांसद ने आरोप लगा दिए, ये कहा कि मोदी सरकार ऊंची जाति के लोगों की है, मंत्रिमंडल में ऊंची जाति का। ये कभी 10 सालों में नहीं हुआ था कि कोई बीजेपी का एमपी इस तरह अपनी सरकार पे, मोदी जी के ऊपर ये सवाल उठा दे। तो क्या आपको लग रहा है शुरुआत हो गई, ये चिंगारी छूट गई है? बीजेपी में शुरुआत ये हुई है कि मोदी को रिप्लेस किया जाए। आपको दो चीजें समझना पड़ेगी शर्मा जी। एक तो ये कि बीजेपी की सरकार चली जाए, ये कोई सांसद नहीं चाहता है। अपन क्या जोड़ रहे हैं कि ये जो असंतोष है वो बीजेपी की सरकार को खा जाएगा, नहीं। ये संघ प्रेरित है। ये जितना का पूरा जो आप देख रहे हैं विद्रोह जो है, ये दो चीजें चल रही है। एक तो ये अनुप्रिया पटेल वाला, मोती सिंह वाला, जौनपुर वाला जो आपने बताया, जो मैंने भी देखा। एक ये चल रहा है कि बीजेपी में मोदी जी के खिलाफ असंतोष, कि जिसमें गडकरी जी ने कहा कि भाई हमको वो गलती नहीं करना चाहिए जो कांग्रेस ने की, जो उन्होंने गोवा में अभी कहा बीजेपी की बैठक में। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि क्या गलती नहीं करना चाहिए, उन्होंने ये नहीं बताया कौन सी गलती, उन्होंने सिर्फ ये कहा ना गलती नहीं करना चाहिए। बीजेपी में ये चल रहा है कि बीजेपी को बचाओ। बीजेपी को बचाने के लिए जरूरी है कि मोदी जी की जगह किसी सर्वमान्य दूसरे नेता का आना जरूरी है। वो सर्वमान्य नेता कौन हो सकता है? वो सर्वमान्य नेता योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हार के बाद योगी आदित्यनाथ का जो वजन था वो पूरा का पूरा कम हो गया है, पूरी के पूरे उसमें। पर संघ अभी भी मानता है कि उत्तर प्रदेश में अगर बची हुई सीटों को बचाना है तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। और ये केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, इनके आते ही सीटें नहीं बचेगी। जो हिंदुत्व के हिंदू है, बचा हुआ हिंदू, वो भी छिटक जाएगा बीजेपी से उत्तर प्रदेश में। और ये इनके साथ, योगी के साथ जो ठाकुर लॉबी है, ठाकुर वोट है, वो तो चले ही जाएगा पूरा का पूरा, एकदम क्षत्रिय लोग सब चले जाएंगे, और उसका असर
उत्तराखंड पे भी होगा, गुजरात पे भी होगा, सब जगह होगा। कोई वो मतलब बाबा गोरखनाथ मठ के हैं, और गोरखनाथ मठ का जो पूरा मामला है वो अलग किस्म का है। ये जो आपने कहा कर्नाटक वाला, ये बढ़ेगा और डू एंड डाई वाली स्थिति हो सकता है। पर मैं जैसा जानता हूं, मैं जैसा अध्ययन है मेरा, मोदी जी चीजों को जितना कोशिश होगा आगे धकाएंगे, टालेंगे चीजों को। और वो इसीलिए जो एक चर्चा चलती है, उसमें सच्चाई कितनी मैं नहीं जानता, कि मोदी जी का नेता के रूप में चयन बीजेपी के संसदीय दल में नहीं होगा, हाँ, एनडीए में होगा। एनडीए में होगा। तो उसके पीछे एक चर्चा ये कि बीजेपी में अगर होता तो शायद कोई और भी कॉन्टेस्ट करने के लिए खड़ा हो जाता। एक ये है। तो वो कई चीजें हैं जो बताती है। पर देखिए, राहुल का मामला बहुत आगे बढ़ गया है शर्मा जी। राहुल अब इंटरनेशनल फिगर बन गए हैं, और वो मोदी जी कहीं लगते नहीं है उसके आगे, उनके आगे कहीं नहीं लगते। मतलब उत्तर प्रदेश का जो CSDS का सर्वे है, उसमें भी जो उनकी लोकप्रियता है राहुल की, वो आपने देखी कि मोदी जी के मुकाबले कहीं आगे है। अखिल भारतीय स्तर पर भी राहुल जी की जो स्वीकृति है या एक्सेप्टेबिलिटी है, वो मोदी के मुकाबले कहीं ज्यादा है, बढ़ गई है। पर उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल और आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये जो तमाम राज्य हैं, उड़ीसा, आप अगर इनके परिणाम देखें लोकसभा के, तो राहुल का अगर असर होता इन राज्यों में लोकसभा में, तो इन राज्यों में 128 सीटें हैं लोकसभा की, जो मैंने राज्य आपको बताया, और कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। और यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, ये 209 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस को 23 सीटें मिली है कुल। अब आप 209 और 128 गिन लें तो 337 होती है, और 337 में कांग्रेस को 26 सीटें मिली हैं। सही बात है। तो राहुल व्यक्ति और कांग्रेस एज ए संगठन, हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं कि राहुल को संगठन भी मान रहे हैं। बिल्कुल ठीक आकलन है आपका। राहुल संगठन नहीं है, वो व्यक्ति के रूप में, जैसे आज राष्ट्रपति प्रणाली हो भारत में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, तो राहुल एक झटके में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो स्थिति किसी समय मोदी को लेकर थी। मोदी को थी, हाँ। पर आप अगर देखें कि ये जितने राज्य मैंने बताए, कि ये 12-13 राज्यों में जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस है, उसका बेसिक रीजन ये कि इन राज्यों में कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है। हाँ, वो मजबूरी संगठन की है, संगठन को मजबूत होना। वेस्ट बंगाल में अधीर रंजन भी हार गए, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हमको थोड़ा सा, मैंने वही शुरू में ही कहा था कि गणित पर चलना पड़ेगा। राहुल नेता तो बहुत बड़े हैं, पार्टी मजबूत कमजोर है। पार्टी कमजोर है, पार्टी पे काम करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल
बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया श्रवण जी, आपने इतना समय दिया, हमको राजनीति की बहुत सारी बातें समझाई। आभार, थैंक यू। तो ये थे श्रवण गर्ग जी और आप सुन रहे थे सारी बातचीत। मुझको यकीन है कि एक योग्य और एक काबिल पत्रकार ने जो बातें कही वो आपको बहुत अंदर तक समझ आई होंगी। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको बातचीत कैसे लगी? कमेंट करिएगा, चैनल को जॉइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।